हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, अभी तक हम लोग हमारे रॉ वाटर इंजीनियरिंग को अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बाद में हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सेकंड टॉपिक, दैट इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, इससे पहले रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टडी किया था, ट्रीटमेंट के अलावा वाटर डिमांड क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सब हमने जाना। और इसी के साथ हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन से भी डील किया जो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने डिस्कस की है रॉ वाटर इंजीनियरिंग से, जिससे जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते तो हैं नो डाउट, बट उससे स्टूडेंट्स जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अब आज से हम लोग हमारा स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर इन्वायरमेंटल में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में भी सेम हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद में आगे हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, बेसिकली एफ्लुएंट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, सीवर का डिजाइन कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट यूनिट्स का डिजाइन कैसे आता है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो अब इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पार्ट होता है, ये जनरली किससे डील करता है? वेस्ट वाटर से। वेस्ट वाटर जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज से, जो घर से पानी जो वेस्ट की फॉर्म में आया, सीवेज की फॉर्म में, वो सब हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। तो इसमें मेरे पास कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। सबसे पहले उन्हीं बेसिक टर्म से ही शुरुआत करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास में, वो फर्स्ट टर्म है सीवेज। एक टर्म है सीवेज, दूसरी टर्म है मेरे पास सीवर। ठीक है, और इसी के अलावा एक तीसरी इसी से मिलती जुलती टर्म आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं सीवरेज सिस्टम। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग सीवेज से शुरुआत करते हैं। देखो, सीवेज एक्चुअल में होता क्या है? सीवेज बोलता है जितना भी वेस्ट, जो भी लिक्विड वेस्ट की फॉर्म में आएगा, जो भी वेरियस एक्टिविटीज, अब एक्टिविटीज डोमेस्टिक भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, स्टॉर्म एक्टिविटीज, स्टॉर्म जैसे रेनफॉल वगैरह आ जाता है, तो इन सब से जब हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं तो ये सब आता है अपने पास अंडर द कैटेगरी ऑफ सीवेज। तो सीवेज की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो इसमें लिखते हैं हम लोग, इट इज द लिक्विड वेस्ट वाटर produced from various activities। तो जितना भी लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है वेरियस एक्टिविटीज से, डिफरेंट एक्टिविटीज से, उन सबको हम लोग नाम देते हैं सीवेज। अब देखिए, सीवेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज जनरली इंक्लूड होती हैं इसमें। यहाँ पे एक्टिविटीज के बेसिस पे अगर हम लोग सीवेज को क्लासिफाई करते हैं तो पहला आता है मेरे पास में डोमेस्टिक सीवेज। आई एम श्योर सबको नाम से पता चल रहा होगा, डोमेस्टिक सीवेज जो किससे प्रोड्यूस होगा? वेरियस डोमेस्टिक एक्टिविटीज से। डोमेस्टिक सीवेज के बाद में जो सेकंड टाइप का सीवेज आता है, दैट इज इंडस्ट्रियल सीवेज, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जनरेट होगा, जनरली प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनसे रिलेटेड जो आता है वो होता है इंडस्ट्रियल सीवेज। और इंडस्ट्रियल सीवेज के अलावा तीसरा आता है हमारे पास में स्टॉर्म सीवेज, जो सीवर जो भी बेसिकली रेनफॉल की वजह से जो सीवेज वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्टॉर्म सीवेज की फॉर्म में। तो हमने हमारे सीवेज को टोटल मेजर 3 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज कर दिया, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज एंड स्टॉर्म सीवेज। ठीक, अब आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा टर्म सीवेज है, इस सीवेज के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स और इंक्लूडेड है मेरे पास में। जैसे अगर जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में अगर बताया जाए तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये बोलता है कि जितना भी सीवेज होता है उसमें 99.9% तो सॉलिड्स होते हैं, 99.9% तो लिक्विड होता है और लेस देन 0.1% सॉलिड्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर इसमें लिखा जाए, सीवेज कंटेन्स, अब इसमें क्या क्या होगा? मोर देन 99% लिक्विड एंड लेस देन 0.1% सॉलिड्स। 99.9% लिक्विड्स और लेस देन 0.1% सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है सीवेज। ठीक है, अगला पॉइंट
अगला पॉइंट ये बोलता है, देखो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना क्योंकि हम इसको आगे यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में भी। जितना वाटर सप्लाई होता है, जितने भी वाटर की सप्लाई होती है, उसका लगभग 80% जो है ये वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग जनरली अभी तक रॉ वाटर में पढ़ते आए, जैसे 200 लीटर पर कैपिटा पर डे की रेट से पानी ट्रांसफर हो रहा है 200। ठीक है, तो वाटर डिमांड 200 था, तो 200 में से अगर मुझे बोला जाए कि आपको वेस्ट वाटर कैलकुलेट करना है, तो वेस्ट वाटर की जो रेट आएगी वो कितना आएगा, 200 का 80% कर दो, वो उसकी वेस्ट वाटर की रेट आ जाएगी, जिसको ट्रीटमेंट यूनिट्स में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर अगला पॉइंट यहीं पे लिखता हूं, तो अगला पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा, नेक्स्ट पॉइंट इज आउट ऑफ total supply 80% of total water supply, 80% of total water supply gets converted into sewage. 80% of total water supply gets converted into sewage. ठीक, अब चलता है हमारी जो दूसरी टर्म है, दैट टर्म इज सीवर। सीवर क्या बोलता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग रिलेट करके चलते हैं कि जो मैन होल्स होते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारे नियर बाय लोकेलिटीज होती हैं, उसमें एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है जिसपे कवर रख देते हैं, हम लोग उसको सीवर बोलते हैं, गलत बोलते हैं, दैट इज मैन होल। सीवर एक पाइप अरेंजमेंट है जिसका काम है जो भी हमारा सीवेज होगा, उस सीवेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी करना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो इसके सीवेज के सोर्स से ट्रीटमेंट यूनिट पे और ट्रीटमेंट यूनिट से डिस्पोज करना। ठीक है, समझ में आया? ये सीवेज जो है ये वाटर है, सीवर क्या है, सीवर वो पाइप है, दैट पाइप दैट जनरली कनेक्ट्स, और जो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक्ट करेगा सीवेज की मूवमेंट के लिए। और मूवमेंट कहां से होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो सीवर इज अ पाइप, इट इज ए पाइप that is used to carry sewage from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सीवर्स को यूज करते हैं। देखो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि सीवर्स किससे रिलेटेड हैं, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रॉ वाटर में पढ़ा था, कहीं ना कहीं वैसे ही तो है। उसका काम क्या होता है, रॉ वाटर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का, सिस्टम्स का, पाइप्स का, जो ट्रीटेड वाटर है, जो ट्रीटमेंट यूनिट्स में जो पानी पास हुआ, उस पानी को ट्रांसफर करना, सप्लाई करना घरों के अंदर, डोमेस्टिक सप्लाई में। इसका काम क्या है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज से जितना सीवेज प्रोड्यूस हुआ उसको ट्रीटमेंट यूनिट पे लेके आना और आगे उसको डिस्पोज कराने में हेल्प करना। तो ये पाइप कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिजाइन लाइफ कितनी थी, 30 से 35 साल। तो सीवर्स को भी हम लोग डिजाइन करते हैं 30 से 35 साल के लिए। डिजाइन लाइफ ऑफ सीवर 30 to 35 ईयर्स। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब वापस से चलते हैं उसी पे। अब आगे क्या बोलता है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स होती है, इसको हम लोग डिजाइन किसके बेसिस पे करते हैं। देखो जनरली हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट पे। मैंने टेस्ट में बताया भी था, जो हमने वीडियो सॉल्यूशन शेयर किया था उस क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम आर्ली डिमांड पे। तो ये भी तो एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा पीक आर्ली डिमांड पे। सीवर्स आर डिजाइंड फॉर, पीक लिख सकते हो, मैक्सिमम लिख सकते हो, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। इन पे ये डिपेंड करेंगे। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट रहेगा मेरे पास में, ये तो था देखो बेटा सीवेज। अब आगे चलते हैं, जो अगला है दैट इज सीवेज सिस्टम। अब सीवेज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितनी इसके क्लासेस होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सीवेज सिस्टम, देखो सीवेज सिस्टम अब क्या बोलता है। सीवेज सिस्टम एक सिस्टम है,
एक मेथड है बेसिकली। मेथड किससे रिलेटेड आएगा हमारे पास में? मेथड आता है जनरली, जैसे अगर मैं बात करता हूं अपने सीवर से रिलेट करके चलता हूं, तो ये जो पूरा एक सिस्टम क्रिएट होगा जिसमें अपना सीवेज एक पर्टिकुलर पॉइंट से, अपना मतलब जो भी हमारे पास में सीवेज है एक पर्टिकुलर सोर्स से, जिस सोर्स में सीवेज प्रोड्यूस हुआ था, इससे जब मैं इसे कलेक्ट करूंगा, कलेक्ट करके इसको ट्रीटमेंट यूनिट पे लेके जाऊंगा, फिर उसको डिस्पोजल करूंगा, तो उस मेथड को नाम दिया जाएगा सीवेज सिस्टम। सीवरेज है ये, नॉट सीवेज, इट इज सीवेज भी वैसे बोला जा सकता है, अदरवाइज आपको ये दोनों में से कैसे भी लिखा मिल सकता है, सीवेज भी आ सकता है और इट में ऑल्सो रिटन एज सीवरेज सिस्टम। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का मतलब एक ही है। कंफ्यूज करने के लिए जान करके कई बार सीवरेज लिख देते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जो सीवर्स का जो नेटवर्क आएगा उस नेटवर्क को नाम देंगे सीवेज, क्योंकि एक सीवर ऐसा तो है नहीं कि इसकी लेंथ बहुत बड़ी होगी, लेंथ के बाद में इसको दूसरे से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करेंगे, फिर जाके वो ट्रीटमेंट यूनिट पे पहुंचेगा, राइट। तो ये जो इतना पाथ ये ट्रेवल कर रहा है, जिस मोड के थ्रू कर रहा है वो सीवर है, और उस पूरे सिस्टम को नाम क्या दिया जाएगा? सीवेज सिस्टम। तो सीवेज सिस्टम की अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ सिस्टम या फिर इट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सीवेज, collection of sewage from its source to treatment unit and then disposal। तो ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, जो मेथड बनेगा, उस मेथड को नाम दिया जाएगा सीवेज सिस्टम। अब जो अपने सीवेज सिस्टम होते हैं इनको हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला आता है मेरे पास में, दैट इज कंबाइंड सीवेज सिस्टम। कंबाइंड सीवेज सिस्टम। कंबाइंड सीवेज सिस्टम के बाद में जो सेकंड आता है मेरे पास में, दैट इज सेपरेट सिस्टम, सेपरेट सीवेज सिस्टम। ठीक, और इसके अलावा एक थर्ड आता है, वो थर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज नोन एज पार्शियल सीवेज सिस्टम। पार्शियल, एक हो गया कंबाइंड, दूसरा है सेपरेट, एंड थर्ड वन इज पार्शियल सीवेज सिस्टम। देखो मैंने बताया हमारा जो सीवर है, एक्टिविटीज के बेसिस पे हम सीवर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? 3 पार्ट्स में। और 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? वो तीनों पार्ट्स जो थे मेरे पास में, दैट वाज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के अलावा हमारे पास स्टॉर्म सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज। हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक सीवेज और स्टॉर्म सीवेज को, सॉरी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल को एक साथ रखते हैं, ठीक है, और स्टॉर्म सीवेज को एक साथ रखते हैं। और क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, अब जो रेसिडेंशियल एरिया, जैसा नई जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया डिफरेंट होगा, राइट। तो जिसके कारण से एक पर्टिकुलर सोर्स से एक ही टाइप का सीवेज जनरेट होता है, इसीलिए हम लोग इनको एक साथ कंबाइन करके भी रख सकते हैं ओवरऑल। और दूसरा आ जाता है हमारे पास में स्टॉर्म सीवेज। अब ये बोलता है एक सीवेज ऐसा मतलब एक सीवर ऐसा, नॉट सीवेज, जिससे अपना डोमेस्टिक सीवेज और स्टॉर्म सीवेज, डोमेस्टिक में इंडस्ट्रियल इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसमें अपना डोमेस्टिक सीवेज और स्टॉर्म सीवेज एक कॉमन सीवर से पास करेगा, उसको नाम क्या देंगे? कंबाइंड सीवेज सिस्टम। समझ में आया? देखिए एक कॉमन पाइप है, कॉमन सीवर है, इसी कॉमन सीवर से डोमेस्टिक सीवेज भी पास करेगा और स्टॉर्म सीवेज भी पास करेगा, तो इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम दिया जाएगा कंबाइंड सीवेज सिस्टम। आगे बोलता है सेपरेट। सेपरेट मींस सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। ये बोलता है कि अगर डिफरेंट हो जाए, 2 सीवर पाइप्स हैं, 2 सीवर्स हैं आपके पास में, इसमें से जो पहले वाला सीवर था इसमें से अपना स्टॉर्म सीवेज पास करेगा, इसमें से अपना डोमेस्टिक सीवेज पास करेगा, इस टाइप के सिस्टम को नाम दिया जाता है सेपरेट सीवेज सिस्टम। ठीक, पार्शियल सीवेज सिस्टम। अब पार्शियल सीवेज सिस्टम क्या बोलता है? पार्शियल ये बोलेगा कि नॉर्मली तो हमारा जो वाटर के मूवमेंट है वो वाटर की मूवमेंट होगी कंबाइंड में से,
ठीक है, या सेपरेट में से। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि जनरली पहले तो अपना नॉर्मली पास कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट में से, हमने क्या किया, स्टॉर्म सीवेज के लिए सीवर छोटे से डायमीटर का प्रोवाइड कर दिया और डोमेस्टिक सीवेज के लिए सीवर अपना बड़े डायमीटर का प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो स्टॉर्म वाले में क्या होगा, अब कमी हो जाएगी ना, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस पानी को डोमेस्टिक सीवेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो वो कैसा बन गया, पार्शियल सीवेज सिस्टम। समझ में आया? देखो, जब डोमेस्टिक सीवेज और स्टॉर्म सीवेज एक कॉमन सीवर से पास होगा तो कंबाइंड सिस्टम, जब डोमेस्टिक सीवेज और स्टॉर्म सीवेज डिफरेंट डिफरेंट सीवर से पास होगा तो सेपरेट सिस्टम। जब अपने पास में डोमेस्टिक सीवेज और जो हमारा स्टॉर्म सीवर है ये नॉर्मली तो अलग अलग से पास करते हैं, बट हाई रेनफॉल की वजह से हम लोग स्टॉर्म के कुछ पार्ट को डेविएट कर सकते हैं टुवर्ड्स डोमेस्टिक सीवेज, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा फिर, पार्शियल सेपरेट सिस्टम। लिखते हैं डेफिनेशंस। तो कंबाइंड सीवेज सिस्टम, इसमें क्या था, इसमें ये है द सिस्टम इन विच डोमेस्टिक सीवेज and storm sewage, domestic sewage and storm sewage passes through a common sewer, इसको नाम दिया जाता है कंबाइंड सीवेज सिस्टम, सेपरेट सीवेज सिस्टम। अब सेपरेट में क्या होगा, सेपरेट में डिफरेंट डिफरेंट से पास करेगा, तो वो सिस्टम, द सिस्टम इन विच डोमेस्टिक सीवेज एंड स्टॉर्म सीवेज passes through their individual sewers, इनको नाम देंगे सेपरेट सीवेज सिस्टम। इसमें अगर बात करें पार्शियल में, तो पार्शियल में क्या होगा, when both the sewage passes through different sewers, when both the sewage passes through different sewers, but due to heavy rainfall या heavy storm due to heavy storm, some part of storm sewage is diverted to domestic, तो इसको नाम दिया जाएगा पार्शियल सीवेज सिस्टम। तो देखो, इस तरीके के अपने पास में सीवेज सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। आपको इस सीवेज सिस्टम की डिजाइन लाइफ पूछ लेता है तो इसकी डिजाइन लाइफ भी, एक टाइप के सीवर का कनेक्शन ही तो है ये, इसकी डिजाइन लाइफ भी रहेगी 30 से 35 साल। अब इनकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, पार्शियल सेपरेट सिस्टम, ये तो हम पढ़ेंगे जब सीवर्स का डिजाइन करेंगे, राइट। फिलहाल हमें अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है सीवर्स की, तो अभी हम लोग फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। बस आपको ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए यहाँ से, राइट। अभी आगे 2 से 3 क्लासेस के बाद में जब हम लोग सीवर्स का डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर सबने सुना होगा सर्कुलर शेप सीवर, एग शेप सीवर्स, उनके रिलेशन वो इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कहां पे कौन सा यूज करते हैं तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास रहेगा, ये तो था देखो 3 बेसिक टर्म्स जिसमें हमने पढ़ा सीवर क्या होता है, सीवेज क्या होता है और सीवेज सिस्टम क्या होता है। नाउ फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। व्हाट आर द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर। सेम वही जैसे पहले पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, जनरली सोर्सेज देख लेते हैं, सोर्सेज के अलावा डिवाइस कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स देख लेते हैं। बस वेस्ट वाटर में एक चीज नहीं होती, वो है इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट। अब देखो वेस्ट वाटर किससे डील करता है, इंप्योरिटीज से। इंप्योरिटीज तो किसी भी लेवल की एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो जब इंप्योरिटीज किसी भी लेवल की एग्जिस्ट करेंगी तो उन इंप्योरिटीज के बेसिस पे जो हमारे पास में इसकी कोई लिमिट तो हम डिफाइन करेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो पानी को ट्रीटमेंट करना है, पानी का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। हम सीधा पानी को डिस्पोज नहीं कर सकते। अगर सीधा हमने डिस्पोज कर दिया, मान लो रिवर जा रही थी, रिवर में अपना वेस्ट वाटर डायरेक्टली डाल दिया,
राइट। तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे सारा का सारा पानी, रिवर का पानी भी धीरे धीरे पॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है यमुना रिवर। तो हमें पहले पानी को ट्रीट करना है, उसके हार्मफुल जो इम्प्योरिटीज थी उनको रिमूव करना है, उसके बाद में फिर हम लोग इसको डिस्पोज करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कौन से हैं, वेस्ट वाटर के हैं। देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे बस डिटेल नहीं है उसकी, क्योंकि डिटेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बार हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक बार इस पर थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बोलता है कि अब फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में जो पहला पैरामीटर आता है दैट इज ऑर्डर। वहां पे हमने कौन सा पढ़ा था, टेस्ट एंड ऑर्डर। अब यहाँ हम टेस्ट तो डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर से ही काम चलाएंगे। ये बोलता है देखिए ऑर्डर के अंदर सबसे पहला पॉइंट फ्रेश सीवेज, एक टर्म आती है फ्रेश सीवेज। सेकेंड इज सेप्टिक सीवेज, सेप्टिक भी बोल सकते हो या फिर स्टेल भी बोल सकते हो, स्टेल सीवेज। फ्रेश सीवेज का मतलब है कि जनरली जो सीवेज है वो रिसेंटली प्रोड्यूस हुआ है, इसमें रिएक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सीवेज है, सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एरोबिक एनारोबिक बताया था, फिल्टर में हमने बात किया था उसमें, राइट। तो ये बोलते हैं कि ऐसा सीवेज जिसमें अभी रिसेंटली कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है वो कैसा हो गया, फ्रेश। जिसमें रिएक्शंस हो रही है, सड़ जाता है जो सीवेज, उसको नाम क्या देते हैं, सेप्टिक या फिर स्टेल सीवेज। जिसको प्रोड्यूस हुए कुछ टाइम हो गया है, तो डेफिनेटली इसके अंदर रिएक्शंस, आइदर रिएक्शंस हो रही होंगी अदरवाइज हो चुकी होंगी, तो वो कैसा बन गया अपने पास में, सेप्टिक और स्टेल सीवेज। ये बोलता है फ्रेश सीवेज इज ऑर्डरलेस। ये पॉइंट पेपर में आते हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्मेल के बारे में, मतलब जैसे ऑर्डर पूछ लिया, ऑर्डर के अलावा कलर पूछ लिया, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बोलता है फ्रेश सीवेज इज ऑर्डरलेस। सेकंड बोलता है सेप्टिक एंड स्टेल सीवेज कंटेन्स फॉल स्मेल, फॉल ऑर्डर या फिर फॉल स्मेल। किस कारण से होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो गैसेस की वजह से स्मेल प्रोड्यूस होगी, ऑर्डर आएगा, और इसीलिए सेप्टिक और स्टेल सीवेज में ऑर्डर या फिर स्मेल एग्जिस्ट करती है। ऑर्डर को मेजर करने के लिए डिवाइस का नाम क्या था, इसका मेजरमेंट डिवाइस, मेजरमेंट डिवाइस, डिवाइस का नाम है ओस्मोस्कोप। याद आया, ओस्मोस्कोप, ठीक है। आगे बोलता है मेजरमेंट यूनिट्स। अब मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट यूनिट्स हमने क्या पढ़ी थी, टोन, थ्रेशोल्ड, ऑर्डर, नंबर। और टोन के अलावा दूसरा भी इसका एक नाम था, डाइल्यूशन रेशो। डाइल्यूशन रेशो या डाइल्यूशन रेशो टेक्निक को हम लोग यूज करते थे, तो वो सब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फ्रेश सीवेज इज ऑर्डरलेस एंड सेप्टिक और स्टेल सीवेज कंटेन्स फॉल स्मेल ड्यू टू गैसेस, ठीक है। ये तो पहले वाले पॉइंट्स हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड, सेकंड इज कलर, सेकंड वन इज कलर। ये बोलते हैं जो फ्रेश सीवेज होता है, फ्रेश सीवेज येलो कलर का हो सकता है, लाइट ग्रे कलर का हो सकता है, किसी भी लाइट कलर में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे सीवेज सेप्टिक होता जाएगा, सेप्टिक या स्टेल होता जाएगा, रिएक्शंस होंगी और इसका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा। सेप्टिक और स्टेल सीवेज का जो कलर है वो आपको मिलेगा डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर, ठीक। तो फ्रेश सीवेज, पहला फ्रेश सीवेज is of yellow, light gray color etc. light gray, light brown, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। आगे बोलते हैं सेप्टिक सीवेज। सेप्टिक सीवेज is of dark brown और ब्लैक कलर, ठीक। अगला कलर के बाद में फिर से आता है इसका, अब बात करते हैं मेजरमेंट डिवाइस के बारे में। मेजरमेंट डिवाइस, तो कलर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया था, याद होना चाहिए सबको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिंटोमीटर। टिंटोमीटर
कलर को मेजर करने की यूनिट्स कौन सी थी? ये यूनिट भी है PCU या फिर हेजन यूनिट। कल हमने टिंटोमीटर के साथ में एक डिवाइस और भी पढ़ा था जब हमने टेस्ट डिस्कस किया था, बर्गेस स्केल। बर्गेस स्केल के थ्रू भी हम लोग कलर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास में कलर। अब कलर के साथ में थर्ड जो है मेरे पास में, थर्ड वन इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की प्रेजेंस की वजह से लाइट पास नहीं हो सकती और हम लोग पानी को बोलते हैं टर्बिड वाटर। ये बोलते हैं इसमें फ्रेश और सेप्टिक का कोई सीन नहीं है। सीवेज इज हाईली टर्बिड इन नेचर। सीवेज इज हाईली टर्बिड इन नेचर। अब मुझे बस इतना बता दो जल्दी से कि टर्बिडिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं, टर्बिडिटी को वेस्ट वाटर में मेजर करने का डिवाइस कौन सा है? टर्बिडिटी को वेस्ट वाटर में मेजर करने के लिए हम लोग जैक्सन टर्बिडीमीटर को यूज करते हैं, बताया था, क्योंकि वो 25 JTU से ज्यादा वैल्यू के लिए सूटेबल है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जैक्सन टर्बिडीमीटर को यूज करते हैं। मेक श्योर आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरा पढ़े बिना आंसर कभी नहीं देना। कौन सा वाटर गिवन है? वेस्ट वाटर में जैक्सन और ड्रिंकिंग वाटर में नेफ्लो या फिर बेलिस। अब मेजरमेंट यूनिट्स की अगर बात की जाए यहाँ पे, then we need to talk about the measurement units। तो टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट्स आएंगी that will be JTU, जैक्सन टर्बिडी यूनिट्स। ठीक है, ये अपने पास में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ इतनी ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, कलर के बारे में बात करते हैं, टर्बिडिटी के बारे में बात करते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में दैट विल बी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, जिसमें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबने नाम सुना होगा। सबसे पहले पीएच से शुरू करेंगे, छोटा सा पॉइंट है। पीएच के बाद में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, सीओडी है, सीओडी के बाद में बीओडी है। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में जो भी आता है दैट इज फ्रॉम केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक, तो सेकेंड वन इज केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। और केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में फर्स्ट वन इज pH। अब इधर अगर बात की जाए, यहां पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट, फ्रेश सीवेज का और स्टेल सीवेज का। ये बोलता है जो फ्रेश सीवेज होता है, फ्रेश सीवेज इज एल्कालिन इन नेचर, इज एल्कालिन। एल्कालिन लिख लो, बेसिक लिख लो, एक ही बात है, एल्कालिन इन नेचर। तो इसका मतलब इसका पीएच जो है, इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, मोस्टली इसका पीएच 9-10 के अबव होता है। ठीक है, आगे बोलता है जैसे जैसे सीवेज स्टेल होता जाएगा या फिर सेप्टिक होता जाएगा, सेप्टिक सीवेज बिकम्स एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। कोई रीजन बता सकता है? कोई रीजन सोच सकता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से सेप्टिक सीवेज का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है? इसका रीजन है गैसेस। देखो मैंने बताया, अभी पिछले वाले पार्ट में बताया, स्मेल क्यों होती है? गैसेस बनने के कारण से। अब गैसेस में टोटल 4 टाइप की गैसेस होती है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और मीथेन है। ठीक है, इनकी वजह से जो गैसेस हैं ये क्या करेंगी? एसिड की फॉर्मेशन करेंगी और एसिड की वजह से इसका पीएच कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स इन द नेचर ऑफ एसिडिक। एसिडिक नेचर इसका बन जाता है। ठीक, अब पीएच के बाद में जो सेकंड है मेरे पास में, दिस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज डीओ। इस डीओ को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखो बहुत लोग इसको ड्रिंकिंग वाटर में पढ़ लेते हैं, पहले वाले में रॉ वाटर इंजीनियरिंग में। बहुत लोग इसको वेस्ट वाटर में पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं भी पढ़ो, एक्चुअल में ये पानी की कैरेक्टरिस्टिक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर की कैरेक्टरिस्टिक है। हमें नहीं पता रॉ वाटर की कैरेक्टरिस्टिक है या वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डीओ के बेसिस पे वेस्ट वाटर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं, एक है सीओडी और दूसरी है बीओडी। तो इनडायरेक्टली जब सीओडी बीओडी हमें यहीं पे ही पढ़ना है तो हम लोग डीओ को भी यहीं पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डीओ को जनरली कवर करते हैं अपना वेस्ट वाटर
बेस वाटर पैरामीटर्स जो हो गए इनके अंदर हम लोग कवर करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तीन आगे आने वाली जो इम्प्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डीओ है, डीओ के अलावा सीओडी है, सीओडी के अलावा बीओडी है, these थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं, थ्योरी भी मिल सकते हैं और एक एक पॉइंट इसमें काम का है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ये पॉइंट काम का है तो ये पढ़ लो, अगले वाला पॉइंट छोड़ देना, नहीं। इन तीनों प्रॉपर्टीज के डीओ, सीओडी, बीओडी, तीनों के हर एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो नोट हम लिखेंगे, जो कोई रिलेशन लिखेंगे, वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले डीओ की डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं। डीओ की डेफिनेशन ये बोलता है इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ, हाँ तो देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ऑक्सीजन इन डिसॉल्व्ड फॉर्म टू द वाटर, इन द वाटर। ठीक है, और ये वाटर कैसा हो सकता है हमें नहीं पता। हमें बोलता है कि पानी में, कोई भी पानी में ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ। ठीक है, अब अगला पॉइंट इस पे क्या बोलता है कि डीओ को हम लोग बेसिकली जब रिलेट करके चलते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में रिलेट किया जाता है। ये बोलता है पानी में जितनी कम इंप्योरिटीज होंगी, पानी में डीओ वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। देखो, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जैसे जैसे पानी में ज्यादा होंगी तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करके, जो ऑक्सीजन है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, उसको गेन करके क्या करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा और खुद को डिकम्पोज करता जाएगा। ठीक है, जिससे गैसेस भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी, सॉरी, अगर अपने पास में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा तो वो इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, तो पानी में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये बोलता है कि पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन कम होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख दूं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, concentration of organic matter present in water। इसने बोला कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इंप्योरिटीज भी लिख सकते हो, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीजन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे और डीओ वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट बोलता है डीओ और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। दिस पॉइंट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीओ और टेम्परेचर में, टेम्परेचर के बढ़ने से डीओ वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डीओ वैल्यू बढ़ेगी या डीओ वैल्यू घटेगी। अगेन डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कारण क्या है, देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ेगी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ती है अगर, तो वो उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगा, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे और डीओ कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो ये बोलते हैं तीसरा पॉइंट, दैट टर्म डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ने से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो इनडायरेक्टली डीओ वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डीओ वैल्यू विल रिड्यूस। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी में आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है मैक्सिमम डीओ होता है रिवर वाटर में, मैक्सिमम डीओ रिवर वाटर में, और इसकी वैल्यू होती है 10 ppm, 10 मिलीग्राम्स पर लीटर या फिर 10 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है मिनिमम डीओ। मिनिमम परमिसिबल लिमिट डीओ की कितनी होनी चाहिए वाटर के अंदर टू सस्टेन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में जो पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, बेसिकली उन एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए जैसे फिशेस हो गई, फ्रॉग्स हो गए, इन सब के लिए, इन सब की ग्रोथ के लिए, बेसिकली इनके मूवमेंट के लिए कम से कम 4 ppm का डीओ पानी में होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ppm 4 ppm से कम हो जाएगा, जैसे ही डीओ की वैल्यू 4 ppm से कम हो जाएगी, जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम डीओ इन वाटर टू सस्टेन एक्वेटिक लाइफ, ये पॉइंट भी एग्जाम के अंदर बहुत आता है।
एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन कराने के लिए कम से कम डीओ कितना होता है? दिस विल बी 4 मिलीग्राम्स पर लीटर या फिर 4 ppm, राइट? आई थिंक ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे। अगला पॉइंट आता है, देखो अब इसने बोला कि डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर, मान लिया। डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मान लिया, ठीक है। डीओ की वैल्यूज भी बता दी। अब ये बोलता है डीओ की वैल्यू डे टाइम में ज्यादा होगी या नून, डे टाइम का मतलब है नून टाइम में ज्यादा होगी या फिर नाइट टाइम में ज्यादा होगी, राइट? डीओ की वैल्यू, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, डीओ की वैल्यू, डीओ वैल्यू एट नून, और दूसरी टर्म है डीओ वैल्यू एट नाइट, वाटर के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट। इन दोनों में से किसमें डीओ ज्यादा होगा, दोपहर में या फिर रात में? तो इसका आंसर है आपके पास में डीओ वैल्यू एट नून विल बी ग्रेटर देन डीओ वैल्यू एट नाइट, ठीक है। अब 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज, ठीक है, दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट। 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हुए यहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो मैंने लिखा कि टेम्परेचर बढ़ने से डीओ घटेगा, और दिन में तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम होता है, तो फिर ये क्या हो गया? अब या तो ये पॉइंट गलत है या ये पॉइंट गलत है। एक्चुअल में दोनों पॉइंट ठीक है। देखो दिन के टाइम पे सनलाइट प्रेजेंस होगी, नो डाउट टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स अवेलेबल हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी तो होगा, और वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, राइट? तो ओवरऑल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी के अंदर दिन में ज्यादा होती है नाइट के कंपैरिजन में। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शायद 0.5, 0.1 ppm, बस इतना ही डिफरेंस पड़ता है, बट स्टिल इट इज मोर एट नून, क्योंकि नून टाइम पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन के चांसेस या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर। मेजरमेंट कैसे किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ डीओ। तो डीओ के मेजरमेंट के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज विंकलर्स मेथड। विंकलर्स मेथड, अगेन मैंने पहले भी आपको काफी बार बोला है इन्वायरमेंट में कि मेथड का नाम काम का है, मेथड में है क्या, रिएक्शन क्या है, इंडिकेटर क्या है, कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो जैसे हमने क्लोरीन के लिए, क्लोराइड्स के लिए खासतौर पर पढ़ा था, क्लोराइड कंटेंट के लिए मोहर्स मेथड था, ईडीटीए मेथड हमने पढ़ा हार्डनेस के लिए, रेसिडुअल क्लोरीन के लिए ऑर्थोटोलेडाइन टेस्ट पढ़ा। तो वैसा ही एक टेस्ट है अपने पास में डीओ को मेजर करने के लिए, हम लोग यूज करते हैं विंकलर्स मेथड को, ठीक है। अब विंकलर्स मेथड क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। ये बोलते हैं कि अपने पास में एक वेस्ट वाटर सैंपल है, इस वेस्ट वाटर सैंपल में आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है इसमें मैंगनीज सल्फेट, ठीक। अब मैंगनीज सल्फेट आपने ऐड किया, दो ऑब्जर्वेशंस आपको मिल सकते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन मिल सकती है, आपको मिलेंगे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। जैसे अपना पानी का सैंपल था, एक टेस्ट ट्यूब ली, थोड़ा सा सैंपल, उसमें कुछ ड्रॉप्स मैंगनीज सल्फेट की डाल दो। अगर उसमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं ड्यू टू मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनका कलर होता है व्हाइट। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट अगर बने तो ये इंडिकेट करेगा पानी में डीओ प्रेजेंट नहीं है, नो डीओ इन द सैंपल। इसका मतलब वेस्ट वाटर में इतनी ज्यादा इंप्योरिटीज हैं कि डीओ वैल्यू है ही नहीं। सारा का सारा जो डीओ था वो सारा का सारा इसको डिकम्पोज करने के लिए, इंप्योरिटीज के लिए कंज्यूम हो गया, एंड स्टिल इट वांट समथिंग, ठीक है। तो ये बताएगा कि जब डीओ प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन से सैंपल्स, मतलब कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के। आगे बोलता है अगर डीओ प्रेजेंट हुआ, इफ डीओ इज प्रेजेंट, तो बनेंगे रेड कलर के प्रेसिपिटेट। रेड कलर के प्रेसिपिटेट या ऑरेंज भी लिख सकते हो, मैंगनीज ऑक्साइड के, ठीक। अब ये जो मैंगनीज ऑक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स हैं, इनका कलर है हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट, ठीक। अब पानी में ड्रॉप्स मिलाने के बाद में मुझे सिर्फ इतना पता चला, डीओ नहीं है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, डीओ है तो रेड प्रेसिपिटेट, लेकिन मुझे डीओ के प्रेजेंस और एब्सेंस को इंडिकेट नहीं करना, मुझे इसकी कंसंट्रेशन को भी जानना है कि कितनी क्वांटिटी है। तो उस क्वांटिटी के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स थे इनमें अब
टाइट्रेशन के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कीजिए सोडियम थायोसल्फाइड। सोडियम थायोसल्फाइड, तो ये कितना अमाउंट सोडियम थायोसल्फाइड का कंज्यूम होता है इस रेड कलर के प्रेसिपिटेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा पानी में कितना डीओ प्रेजेंट है। द वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड कंज्यूम टू ऑक्सीडाइज the red color precipitate of manganese oxide is known as represents the concentration of DO present in water, right? I hope समझ में आया होगा। This method was actually defined by Winkler, a scientist, right? तो इसीलिए उसके नेम पे इस मेथड को बना दिया गया है विंकलर्स मेथड। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये हम लोग जनरली अपना जितना भी वेस्ट वाटर होता है उस वेस्ट वाटर को विंकलर्स मेथड के बेसिस पे पहले डीओ कंसंट्रेशन जानते हैं और उस डीओ कंसंट्रेशन के बेसिस पे सीओडी बीओडी के कॉन्सेप्ट को लेके चलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो देखें आज की क्लास में फिलहाल जो हमने डिस्कस किया है, हमने सबसे पहले तो डिस्कस किया हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ऑर्डर के अलावा अपने पास टेस्ट था, सॉरी टेस्ट नहीं था, कलर था। कलर के बाद में हमने टर्बिडिटी डिस्कस किया। जब हमने केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी किया तो केमिकल पैरामीटर्स में हमने स्टडी किया, एक तो था हमारे पास में पीएच और पीएच के बाद में सेकंड है हमारे पास में डीओ, राइट? एक और टर्म डिस्कस करेंगे आज, दैट इज सीओडी। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बीओडी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आज की क्लास में जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज सीओडी एंड द फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बोलता है एक्चुअल में पानी में जो इंप्योरिटीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, बायोडिग्रेडेबल इंप्योरिटीज और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जिनके लिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनके लिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की जरूरत नहीं है, जो केमिकली रिएक्शंस देते हैं, केमिकल रिएक्शंस जिसमें होती हैं, जो केमिस्ट्री वाली है। ठीक है, तो ये बोलता है कि जब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इंप्योरिटीज हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज सीओडी। अगर आता है बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल बोथ, सीओडी। अगर आता है बायोडिग्रेडेबल ओनली तो बीओडी, बायोडिग्रेडेबल ओनली तो बीओडी, और बायो प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा आपके पास में सीओडी। तो सीओडी की अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास में, इट इज the consumption of oxygen required for decomposition of biodegradable and non-biodegradable impurities present in water। तो इसके लिए जितने भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उस ऑक्सीजन को नेम दिया जाएगा सीओडी, केमिकल। ठीक है, इंक्लूडिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये साथ में इंक्लूड करके चलना है हमें। अब क्वेश्चन ये है कि सीओडी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। सीओडी को मेजर करने के लिए कोई मेथड का नाम नहीं है। सीओडी को मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड एसिड के साथ में इसको टाइट्रेट कराना है। अपना वेस्ट वाटर का सैंपल लिया, वेस्ट वाटर, इसमें सबसे पहले हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करते हैं, K2Cr2O7। ठीक, इसकी रिएक्शन करनी है आपको इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे एक्चुअल में होता क्या है, वेस्ट वाटर में पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं तो इसका जो कलर है वो कलर लगभग ऑरेंज कलर की शेड देता है ये, राइट? फिर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना स्टार्ट कर दो। अब इसकी कितनी कंसंट्रेशन यूज होगी, कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए, उस कलर को डिकलराइज करने के लिए जो ऑरेंज कलर बना था वो रिप्रेजेंट करता है पानी में कितना सीओडी प्रेजेंट है, राइट? इसमें से ये जो मेजरमेंट है इसका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको ध्यान रखना है सीओडी की फुल फॉर्म,
बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, यू कैन लर्न इट एज एन इंडिकेटर। ये आ सकता है पेपर में कि सीओडी की डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, तो वो इंडिकेटर है हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक होता है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट जो है पोटेशियम क्रोमेट, ये यूज होता है मोर्स मेथड में क्लोराइड कंटेंट के लिए। डाइक्रोमेट यूज होता है सीओडी की मेजरमेंट के लिए। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, ठीक है। समझ में आया ये? तो मेरे पास में आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना। एक काम करते हैं, एक छोटे से टर्म और डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड एक्चुअली नोट बना के लिख सकते हो, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पॉइंट रह गया, ठीक है। उसके बाद में फिर अपना बाकी अपना नेक्स्ट क्लास से देखेंगे बीओडी को, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक्चुअल में है क्या? ये कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है THOD, इट इज द पार्ट ऑफ COD। ये क्या बोलता है कि जो अपना COD कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने क्या किया, ये तो हमने कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड की, तो ये तो लैब में परफॉर्म किया। ये बोलता है अगर मुझे जितना वेस्ट वाटर है, सारे वेस्ट वाटर की, कंप्लीट वेस्ट वाटर की पूरी इंप्योरिटीज मिल जाए, मतलब मुझे पता लग जाए हर इंप्योरिटी का कितनी कंसंट्रेशन पानी में प्रेजेंट है, सबका केमिकल फॉर्मूला पता लग जाए, तो मैं उस डिमांड को, जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, ये जो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसको थियोरेटिकली भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं, थियोरेटिकल रिएक्शंस के बेसिस पे, बैलेंसिंग के बेसिस पे। तो फिर उसको नाम क्या दिया जाएगा? थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। आप ये बोल सकते हो एक लैबोरेटरी प्रोसेस है COD, ठीक है, और एक थियोरेटिकल प्रोसेस है THOD। बहुत से लोग ना इसको TOD लिख देते हैं, गलत है जी। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, TOC एक टर्म है, THOD टर्म है, TOD कुछ भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड को लिखते कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? ये बोलते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज, concentration of all the impurities is available, concentration of all the impurities is available and the oxygen consumption is calculated theoretically। तो इस कंडीशन में जो डिमांड आएगी, उस डिमांड को नाम दिया जाएगा THOD, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है? थियोरेटिकल डिमांड ज्यादा होगी या फिर COD ज्यादा होगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, THOD, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन COD। ये कभी भी किसी भी केस में कम नहीं होगी। कुछ पब्लिकेशंस की बुक हैं जो इसको लेस देन लिखती हैं, दैट इज रॉन्ग कंप्लीटली। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन COD, ठीक है। अब पेपर के अंदर यहां से ये भी आता है कई बार, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड टू COD रेशियो, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमारे पास में थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD में एक्चुअल में है क्या? ये दोनों एक ही टर्म है। थियोरेटिकली कैलकुलेट होगा तो THOD, और अगर न्यूमेरिकली, आप न्यूमेरिकली की बजाय आप बोल सकते हैं कि लैबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट पे बेस पे, तो नाम देंगे हम लोग COD, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ BOD, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे हमारे न्यूमेरिकल अप्रोच को भी एक साथ कवर करने की। देखते हैं कितना होता है, मतलब ये मान के चलिए कि आगे आने वाली दोनों क्लासेस को मिला के हम लोग अपना BOD का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी सब कुछ एक साथ आ जाएगा। TOC का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, रिलेशंस आ जाएंगे COD BOD में, BOD COD और THOD सबके अंदर हम लोग एक साथ रिलेशंस को भी सब कुछ स्टडी कर लेंगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल अप्रोच को भी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। टिल देन, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।